नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेंज जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से आप सबके साथ जिस विषय को साझा करना चाहता हूं वह है जंगलों में लगी आग से प्रभावित हुआ उत्तराखंड हाईकोर्ट शिफ्टिंग का मामला। और उत्तराखंड हाईकोर्ट शिफ्टिंग के मामले को लेकर हाईकोर्ट द्वारा जो जनमत संग्रह कराया जा रहा है उसको लेकर उठ रहे सवालों के बीच जो कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्रवाद को लेकर जो लोगों में जो भावनाएं प्रबल हो रही हैं और जो अभिव्यक्ति हो रही हैं उन सब के बारे में भी बताने के साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि इस संवेदनशील इशू पर मीडिया की भूमिका, इस पर भी प्रकाश डालेंगे। फिलहाल बताना चाहूँगा कि जंगलों में लगी आग से प्रभावित हुआ उत्तराखंड हाईकोर्ट शिफ्टिंग का मामला कैसे। इसकी बैकग्राउंड में मैं बताना चाहूँगा कि आईडीपीएल ऋषिकेश स्थित आईडीपीएल में जो आवासीय भवन हैं वहाँ जो लोग रह रहे हैं अनधिकृत रूप से, वहाँ पर रह रहे लोगों से आवास को खाली कराने के लिए जो नोटिस आदि दिए गए, उसके बावजूद भी उनके द्वारा आवास खाली न कराए जाने पर जो उन आवासों की बिजली पानी का कनेक्शन काट दिए जाने के फलस्वरूप मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट में पहुंचा। और उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा वो बिजली पानी के कनेक्शनों को काटे जाने पर स्टे देते हुए बिजली पानी के कनेक्शन को यथावत बनाए रखने का निर्णय दिया गया। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा इसके खिलाफ जो अपील दाखिल की गई, उस अपील पर जो अपील को लेकर इस पूरे मामले में जो भी निर्णय हुआ है उस पर बात करना चाहेंगे। तो इसमें यह स्पेशल अपील नंबर 1/2024 उत्तराखंड राज्य बनाम गुलशन भनोट एवं अन्य, ये अपील है। इस अपील पर उत्तराखंड हाईकोर्ट का द्वारा 8 मई 2024 को एक महत्वपूर्ण निर्णय इसमें दिया गया है। इस केस का उल्लेख इस केस के रेफरेंस में, इस केस से संबंधित निर्णय तो नहीं है, लेकिन इस केस का उल्लेख करते हुए जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है वो है उत्तराखंड हाईकोर्ट के शिफ्टिंग को लेकर जो निर्णय लिया है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जो 8 मई के जो कोर्ट का आदेश है उसमें कहा गया है कि यह केस सुनवाई के लिए 21 मई को सूचीबद्ध था। जो ये उत्तराखंड स्पेशल अपील नंबर 1/2024 उत्तराखंड राज्य बनाम गुलशन भनोट एवं अन्य की सुनवाई के लिए यह 21 मई को सूचीबद्ध था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग के प्रभाव का परीक्षण शुरू कर दिए जाने के फलस्वरूप इसे दृष्टिगत रखते हुए इसे आज विशेष रूप से टेकअप किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस प्रकरण को टेकअप करने का प्रमुख कारण संपूर्ण जंगल को बचाना है, क्योंकि यह संपूर्ण पर्यावरण के लिए बड़ा नुकसान है। सुप्रीम कोर्ट के उक्त कदम को देखते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा मुख्य सचिव को सूचित किया गया कि गोलापार की जो 26 एकड़ भूमि नए हाईकोर्ट को बनाने के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट को ऑफर की गई है
उसमें 75% भूमि पेड़ों से आच्छादित है। इसलिए कोर्ट नहीं चाहता कि नए हाई कोर्ट को बनाने के लिए किसी पेड़ को काटा जाए। इस स्थिति को देखते हुए कोर्ट इस भूमि का उपयोग नहीं करना चाहता है। राज्य गठन के समय कोर्ट द्वारा इसी जजमेंट में उल्लेख किया गया है कि जो हाई कोर्ट की जो रिक्वायरमेंट थी उसको लेकर बताया गया है इस जजमेंट में कि राज्य गठन के समय उत्तराखंड हाई कोर्ट में 3 जजेस के पद स्वीकृत थे। आज 11 जज हैं और आने वाले 50 वर्षों में 8 गुना बढ़ जाएगी ये रिक्वायरमेंट। इसलिए आने वाले 50 सालों में हमें 80 जजों के लिए भूमि की जरूरत होगी। इस को दृष्टिगत रखते हुए चीफ सेक्रेटरी को कहा गया कि आप आने वाले 50 सालों की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए भूमि का चयन करें। आदेश में यह भी कहा गया कि 1200 से अधिक वकील हैं, जिनमें से 400 युवा वकील हैं जो तमाम दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आवासीय व्यवस्था नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है और मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी के अभाव में आदेश में यह भी कहा गया है कि एक एडवोकेट परेश त्रिपाठी की मेडिकल सुविधा के अभाव में 2-3 साल पूर्व मृत्यु हो गई थी, उसका हवाला भी दिया गया है। और जो वहाँ पर रहने खाने पीने आदि तमाम जो कनेक्टिविटी को लेकर जो दिक्कतें हो रही हैं उसको लेकर जो सरकारी नुमाइंदों की जो TADA में जो अत्यधिक व्यय करना पड़ता है और आम जनमानस को कोर्ट की पैरवी के लिए वहाँ पर कम से कम 2-3 दिन ठहरना पड़ता है और उसमें जो भी दिक्कतें होती हैं उन सब का हवाला दिया गया है। देते हुए यह भी कहा गया है कि उत्तराखंड की फुल कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट शिफ्टिंग के संबंध में 15 सितंबर 2022 को एक प्रस्ताव पारित हुआ था और इस प्रस्ताव के बाद गौलापार में 26 एकड़ की जमीन चिन्हित की गई थी। गौलापार में 26 एकड़ की जो चिन्हित जो जमीन थी उसमें 75% जंगल होने के कारण कोई नहीं चाहता, कोर्ट नहीं चाहता कि नए हाई कोर्ट को बनाने के लिए पेड़ों को काटा जाए। इसलिए इस भूमि का उपयोग करने से कोर्ट द्वारा स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया है। इसी जजमेंट में कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट शिफ्टिंग के मामले को लेकर जनमत संग्रह कराने की भी अपेक्षा की गई है और उसके लिए बाकायदा एक नोटिस जारी किया जा चुका है। नोटिस में कहा गया है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा स्पेशल अपील संख्या 1/2024 उत्तराखंड राज्य बनाम गुलशन भनोट एवं अन्य में दिनांक 8/5/24 को पारित आदेश के क्रम में, जो कि माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल की आधिकारिक वेबसाइट पर मॉड्यूल केस स्टेटस ऑर्डर जजमेंट पर उपलब्ध है, अधिवक्ताओं एवं जनसाधारण को उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने के विषय पर अपनी स्पष्ट राय विचार हाँ या ना में जो भी हो पक्ष में या विपक्ष में साझा करने हेतु आमंत्रित किया जाता है। इस उद्देश्य हेतु आप उत्तराखंड उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट www.highcourt.government.in पर दिनांक 14/5/24 से उपलब्ध ऑप्शन लिंक पर जाकर अपनी राय विचार साझा कर सकते हैं। इस विषय पर अपनी राय को अभिव्यक्त साझा करने की अंतिम तारीख 31/5/24 है, जो किसी भी दशा में अग्रसारित नहीं की जाएगी। इसमें हस्ताक्षर महानिबंधक उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा इसमें हस्ताक्षरित है। तो अब इसमें को लेकर जो सबसे बड़ी बात आ रही है
इसमें एक तो ये है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा जो जनमत संग्रह कराया गया जा रहा है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, कहीं पर दबी जुबान पे, कहीं पर खुल के। और ये इसके खुसर फुसर इसमें इसको लेकर जमकर है, क्योंकि कोर्ट से जुड़ा मामला है, इसलिए इसमें बिरले ही लोग हैं जो खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। और चूंकि इस पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसको लेकर ये बात सामने आ रही है कि जो ये उत्तराखंड राज्य बनाम जो भनोट वाले केस को अपील उत्तराखंड राज्य बनाम गुलशन भनोट एवं अन्य की स्पेशल अपील नंबर 1/2024 का जो केस है, इस केस में तो ये उत्तराखंड हाईकोर्ट शिफ्टिंग का कहीं से कहीं तक कोई लेना देना ही नहीं है, कोई जिक्र ही नहीं है। इसलिए जिस केस का इस आदेश में जिस केस का उल्लेख किया गया है, उस केस का इसमें कहीं ना कोई प्रेय है, ना कोई प्रसंग है, कहीं से कहीं तक उसका कोई नाता ही नहीं है। जब ऐसी स्थिति के है तो फिर ये इस केस का हवाला देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट के शिफ्टिंग के मामले को लेकर ये निर्णय जो आया है, इसको लेकर प्रमुख रूप से सवाल उठाते हुए यह कहा जा रहा है कि यह संवैधानिक दायरे से बाहर उठा है। क्योंकि इस बात को लेकर ये भी कहा जा रहा है, ये जो इसका पूरा लिस्ट है, एनालिसिस जो इसका है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही न्यायपालिका निर्णय करेगी। यह एक स्थापित सिद्धांत है, क्योंकि भारत में संविधान सर्वोपरि है। तो स्थापित प्रक्रिया क्या है? स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये है कि जब जिस केस का हवाला देते हुए उस पर से संबंधित अगर कोई निर्णय आएगा तो उसमें क्या प्रेय है या उसका विषय क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए ही जजमेंट आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इसके ठीक उलट स्थिति हुई है। तो इस जजमेंट पर बहुत लोग, चूंकि जिस केस का हवाला देते हुए जो जजमेंट आया है उसको लेकर तरह तरह की बातें इसको लेकर खुल के हो रही हैं, और यही कहा जा रहा है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही न्यायपालिका को निर्णय करना होता है, और यह एक स्थापित सिद्धांत है और यह इस सिद्धांत के विपरीत है और संवैधानिक दायरे से बाहर है। अब एक तो विषय यह हो गया कि यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक मामला है। अगर ये बात है तो ये विषय विशुद्ध रूप से कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र का विषय है, और जो हाईकोर्ट की जो रिक्वायरमेंट है, जो उनके द्वारा जो बातें इस जजमेंट में कही गई हैं, निश्चित रूप से वो गौर करने वाली है। नैनीताल जैसे पर्यटक स्थल पर जो तमाम तरह की दिक्कतें हैं, वो उनका जो हवाला देते हुए कोर्ट द्वारा जो जजमेंट किया गया है, और इसको शिफ्टिंग को लेकर जन मत संग्रह कराया की बात जो है वो सब अपनी जगह है। लेकिन ये इसमें कार्यपालिका को देखने वाली बात है। अब इसमें बात ये भी कही जा रही है कि बाय द वे जो उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा जो जनमत संग्रह किया जा रहा है, वो जनमत संग्रह को आफ्टर ऑल कोर्ट द्वारा वो जनमत संग्रह हाईकोर्ट की शिफ्टिंग के लिए जनमत को आधार बनाया जाना क्या सही है? और जो जनमत संग्रह करा के आफ्टर ऑल उसको उत्तराखंड सरकार को ही भेजा जाना है कि लोगों का ये मत है, लिहाजा आप इसको शिफ्टिंग कराने के लिए ज़मीन देखें, ये करें वो करें। और इसमें इसी आदेश में ये भी कहा गया है चीफ सेक्रेटरी को कि 7 जून तक आप जो कोर्ट की जो रिक्वायरमेंट है, आने वाले 50 सालों को की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ज़मीन चिन्हित करके 7 जून तक कोर्ट को अवगत कराने का जो आदेश दिया गया है, वो भी गौर करने वाली बात है। तो लेकिन बात यह है कि अगर ये जनमत संग्रह को
आधार बनाते हुए अगर कोर्ट को कहती है, उत्तराखंड सरकार को रिकमेंड करती है, क्या उत्तराखंड सरकार उस जनमत को मानने के लिए बाध्य है? क्योंकि इसके पीछे तमाम राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धाराओं का हवाला भी दिया गया है कि जिसमें इसका राज्य का स्थापित हुआ, उसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम में हाई कोर्ट को जहां स्थापित किया है वो स्थान नैनीताल है, अस्थायी राजधानी देहरादून है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, और इसमें सबसे बड़ी बात है, उत्तराखंड हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में इसमें एक स्पेशल अपील दाखिल कर दी है। अब इन सारे पहलुओं पर तो कोई कमेंट करना बनता नहीं है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट देखेगी इन विषयों को कि हाई कोर्ट द्वारा जो जनमत संग्रह कराया गया है शिफ्टिंग को लेकर, वो सही है क्या, विधिक रूप से सही है या गलत है। इस पर आप चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है वो देखेगी। लेकिन इसमें और भी कई बात, इस जो जंगलों में, उत्तराखंड के जंगलों में जो आग लगी उसकी वजह से उत्तराखंड में जो तमाम धुआं हो गया, तमाम नुकसान हुआ, उसका प्रभाव सीधे तौर पर इस बीजे उत्तराखंड हाईकोर्ट की शिफ्टिंग के मामले को लेकर भी देखने को मिल गया है। और इसके रिजल्ट ये आए हैं कि उत्तराखंड में क्षेत्रवाद को, उत्तराखंड और कुमाऊं और गढ़वाल की बातें मुखर होकर सामने आने लगी हैं कि यह सब कुमाऊं में ही से यहाँ गढ़वाल में शिफ्ट किया जा रहा है, वहाँ पर कुमाऊं के लोगों की नाराज़गी और गढ़वाल वाले वहाँ करने के लिए। और वैसे तो जो तमाम बातें हैं कि जहाँ राजधानी है वो देहरादून होने के कारण नैनीताल में जो परेशानी हो रही है उसको लेकर कई बातें लॉजिक भी होती हैं, लेकिन जो जिस ढंग से मामला है उछल रहा है, जन जन के बीच, घर घर चूल्हे में इस बात को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं क्षेत्रवाद को लेकर, तमाम बातों को लेकर, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की बातों के पीछे कई कारण भी हैं, और उन कारणों में एक तो ये है कि ऐसा लोगों के में क्यों भावनाएं भड़क गई हैं कि कुमाऊं से सब कुछ गढ़वाल को जा रहा है। इसके पीछे भी उत्तराखंड सरकारें ही रिस्पॉन्सिबल हैं। अपरिपक्व राजनीति के कारण ही उत्तराखंड का बंटाधार हो रहा है, ये इसको स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। और अपरिपक्व राजनीति क्या है, अब इसमें को लेकर एक छोटा सा एग्जाम्पल दें कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हेतु विश्वविद्यालय की मंजूरी दी थी। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हेतु 25 एकड़ जमीन चिन्हित कर उच्च शिक्षा विभाग को ट्रांसफर कर दी गई थी, लेकिन इसकी नींव रखने से पहले ही विश्वविद्यालय को रानी पोखरी डोईवाला में शिफ्ट कर दिया। केंद्र सरकार ने 2010 में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को मंजूरी दे दी थी। 2014 में इसको लेकर हाईकोर्ट में PIL लगी थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद किच्छा के रसपुरा गांव में 25 एकड़ जमीन चिन्हित कर राजस्व विभाग ने यह जमीन उच्च शिक्षा विभाग को हस्तांतरित कर दी थी। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में विश्वविद्यालय को अप्रत्याशित रूप से डोईवाला स्थित रानी पोखरी ले जाने का फैसला ले लिया गया। इसके बाद 3 मार्च 2019 को रानी पोखरी में 10 एकड़ की जमीन पर इसका शिलान्यास भी हो गया और सरकार द्वारा इसके शुरुआती कार्यों के लिए 50 लाख मंजूर भी कर दिए गए। लेकिन किच्छा में जमीन आवंटन के बाद इसे रानी पोखरी शिफ्ट करने के खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ता भोपाल सिंह भाकुनी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल कर दी थी और यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। यह स्थिति बन रही है। आज अगर 10-12 साल पूर्व यहाँ पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय खुल गया होता, जिसकी भी जमीन चिन्हित हो गई थी और उच्च शिक्षा विभाग को हस्तांतरित भी हो गई थी,
तो ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये कुमाऊं और गढ़वाल के चक्कर में, दो बंदरों की लड़ाई के चक्कर में जो स्थिति सामने देखने मिल रही है, ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है यहाँ के विकास को लेकर। आज यहाँ पर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय होता तो यहाँ पर कितने बड़ी उसकी इमेजिन की जा सकती है, लेकिन वो मामला आज सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। और कब इसमें डिसीजन होगा, कब ये बनेगा, क्या बनेगा, या ये कुमाऊं गढ़वाल की राजनीति में ही लटका रहेगा, ये वक्त बताएगा। अब इसी क्रम में एक बात और है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा अभी हाल ही में जो ये बात करी गई थी यहाँ पर इन्वेस्टर समिट के सिलसिले में, उत्तराखंड सरकार द्वारा इन्वेस्टर सम्मेलन के लिए देश विदेश में जाकर उद्योगपतियों को यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए आने का आमंत्रण दिया गया, इस सम्मेलन में आने का आमंत्रण दिया गया। और उस आमंत्रण में उद्योगपतियों को यहाँ आने के लिए जो विशेष जिस बात पर फोकस किया गया, उसमें कहा गया कि आप उत्तराखंड में इन्वेस्ट करने क्यों करें। उसके लिए जो बात बताई गई कि एक तो बताया गया कि यहाँ पर कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में लैंड बैंक है, पर्याप्त मात्रा में भूमि है। तो आज की बात कहें, अगर 4 स्तंभ होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ, तो ये जो न्यायपालिका है, जो एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, उसको स्थापित करने के लिए सरकार सही उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार भूमि का चयन करने में सरकार के पसीने छूट रहे हैं। और दूसरी ओर कहा जा रहा है उद्योगपतियों से कि आप आए, यहाँ पर पर्याप्त लैंड बैंक है हमारा। तो इसी को लेकर, और लैंड बैंक उद्योगपतियों के लिए जो लैंड बैंक है उसकी स्थिति क्या है, उसको भी बहुत संक्षिप्त में एक उदाहरण से मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कहा गया कि 70 जो यहाँ पर उद्योग लगाएंगे, उन उद्योगों में यहाँ के बेरोजगारों को 70% बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, सिडकुल तमाम इंस्टीट्यूटों में। तो एक उदाहरण यह है कि टाटा कंपनी द्वारा उत्तराखंड राज्य में जब मुख्य सचिव रामचंद्रन साहब थे और उद्योग सचिव थे संजीव चोपड़ा जी, उनके समय टाटा कंपनी द्वारा यहाँ पर कहा गया कि वो नैनो के लिए, नैनो कार के प्रोडक्शन के लिए उसे ज़मीन की ज़रूरत है, जिसके लिए इस ज़मीन के लिए वो 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। साफ साफ में बात है। तो अब उसमें सर्किल रेट थे 700 से स्क्वायर फीट से ऊपर सर्किल रेट थे। अब हुआ क्या, इसमें 125 लगभग 125 स्क्वायर फीट, 700 से अधिक स्क्वायर फीट के जो रेट थे, उसके अगेंस्ट उन्हें टाटा को जो ज़मीन मुहैया कराई गई 125 स्क्वायर फीट के हिसाब से, लगभग 125 स्क्वायर फीट के हिसाब से ज़मीन उपलब्ध कराई गई। अब ज़मीन में भी सरकार द्वारा दरदली दिखाई गई, वो उसके बारे में बताना चाहूँगा। टाटा को जो ज़मीन उपलब्ध कराई गई, वो ज़मीन कम पड़ जाने के फलस्वरूप सरकार द्वारा पन्नगर यूनिवर्सिटी की ज़मीन भी में से भी कुछ ज़मीन टाटा को दी गई। और जो इस ज़मीन के एवज में जो स्टाम्प शुल्क लिया 700 से ऊपर स्क्वायर फीट के दर के विपरीत 125 स्क्वायर फीट के हिसाब से ज़मीन दी गई, और उसमें भी स्टाम्प शुल्क भी माफ़ कर दिया गया। और यह निर्णय स्टाम्प शुल्क के
माफ़ करने के बारे में जो निर्णय होना था वो वित्त विभाग को लेना था, लेकिन उद्योग विभाग ने इसमें अपने स्तर से ही ये स्टाम्प शुल्क भी माफ़ कर दिया गया। और जो नैनो कार का प्रोडक्शन के लिए जो ज़मीन दी गई थी, उसमें प्रोडक्शन के स्थान पर असेंबलिंग प्लांट लगाया गया और सरकार को और जो बेरोजगार को 70% रोजगार देने वाली बात है, उसकी तो स्थिति जग जाहिर है कि क्या स्थिति है करके। तो ये तो लैंड बैंक की स्थिति ये है कि उद्योगपतियों के लिए तो ये दरियादिली है और अपने हाई कोर्ट के स्थापित करने के लिए ये पूरा इस ढंग का माहौल क्रिएट हो रहा है। अब इसमें जो उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा जो 8 मई को जो निर्णय दिया गया है, उसमें भी मुख्य सचिव को 7 जून 24 तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया है, जिसमें प्रमुख सचिव विधायी और संसदीय कार्य प्रमुख सचिव गृह, 2 वरिष्ठ अधिवक्ता, उत्तराखंड बार काउंसिल की ओर से नामित एक सदस्य, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और एक अन्य भी इसके सदस्य होंगे। यह समिति संबंधित पक्षों की राय लेने के बाद 7 जून 2024 तक सीलबंद रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपेगी। तो अब जो उत्तराखंड के जो इसमें राय जनमत संग्रह के लिए जो वेबसाइट का लिंक दिया गया है, वेबसाइट उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट जो है www.highcourtofuttarakhand.gov.in मैं भी अपनी राय देने के लिए इस पर क्लिक किया तो उसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे कि यस और नो। हाईकोर्ट शिफ्ट होनी चाहिए तो यस और नहीं होना चाहिए तो नो। अब जो राय मैं देना चाहता था उसमें वो ऑप्शन ही नहीं था। मैं जो राय देना चाहता था वो राय है, उस पर अपनी राय व्यक्त करना चाहता था कि इस उत्तराखंड पूरे मामले में जवाबदेह कौन। जब राज्य गठन के समय अस्थायी राजधानी देहरादून बनी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी की गई, उसमें भी जो अस्थायी राजधानी देहरादून में उल्लिखित है और उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल में उल्लिखित है। तो जिस समय ये इसकी स्थापना, हाईकोर्ट की स्थापना के समय जिन लोगों ने यहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया, निर्णय पर मुहर लगाई, उन लोगों ने, उन नीति निर्माताओं ने, उन प्रबुद्ध लोगों ने, उन राजनीतिक लोगों ने, उन इंजीनियर लोगों ने, तमाम जो विभागों से कंसल्टिंग लोगों ने जो इस बारे में इस बात को विचार नहीं किया गया होगा कि हाईकोर्ट की रिक्वायरमेंट के अनुरूप ये नैनीताल की जगह उपयुक्त है या नहीं है। इसके लिए कौन जवाबदेह है? आज 23 साल बाद जब यहाँ पर करोड़ों रुपया व्यय किया जा चुका है उसके स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करने में नैनीताल में, और उसके बाद आज ये शिफ्टिंग की बात उठ रही है और उसको लेकर भी जमकर राजनीति हो रही है, तो इसके लिए जवाबदेह कौन है? सबसे बड़ी बात यह तो हमारा तो इसमें पूरा यही कहना है। अब जवाबदेही की वाली बात देखो, एक तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जो आम लोगों को जो दिक्कतें होती हैं हाईकोर्ट नैनीताल होने से, जो रहने, खाने, पीने, कनेक्टिविटी आदि तमाम बातों को लेकर, और सरकारी नुमाइंदों को जो आवाजाही में और वहाँ पर रुकने में जो दिए तमाम जो समय की जो बर्बादी है उसका उल्लेख जिसमें हाईकोर्ट ने किया है उसको नकारा नहीं जा सकता है। वो बिल्कुल जनून बातें हैं और उसके तहत निश्चित रूप से नैनीताल से हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि वक्त के हिसाब से हाईकोर्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो निश्चित रूप से बड़ी हैं और नैनीताल जैसे पर्यटक स्थल में हाईकोर्ट के स्थापित किया जाना कितना उचित है, ये समय के हिसाब से
सब इस बात को मान रहे हैं। जो उत्तराखंड राज्य गठन के समय जो लोग पैरोकारी कर रहे थे कि यहाँ पर नैनीताल में बाकायदा राजधानी बननी चाहिए, राजधानी नहीं बनी तो हाईकोर्ट की जिन्होंने जमकर पैरवी करी, आज वो लोग भी मान रहे हैं कि हाँ यहाँ पर से हाईकोर्ट को यहाँ पर अब बहुत लंबे समय तक इसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया जा सकता है। ये बात को सब मान रहे हैं। लेकिन जब आफ्टर ऑल हाईकोर्ट द्वारा जो ये निर्णय दिया गया है, जजमेंट आया है इसमें, उसको मद्देनज़र रखते हुए इस संवेदनशील इशू पर एक संयम बरतने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। इस बात को लेकर मैं जो मीडिया की भूमिका पर की ओर भी ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। मीडिया में मैंने देख रहा था कि इस बीच कई दैनिक समाचार, प्रमुख दैनिक समाचार पत्र ऐसे हैं जिनमें आज उद्योगपतियों के राय आ रही है, उनके फोटो सहित उनके राय आ रही हैं। गढ़वाल में नहीं जाना चाहिए, कुमाऊं में होना चाहिए। और गढ़वाल के पन्नों में अगर देखो तो वहाँ गढ़वाल के चेहरे और उनकी राय आ रही है कि यहाँ पर गढ़वाल में आना चाहिए, अगर इसको यहाँ से शिफ्ट गढ़वाल नहीं किया गया तो हम ये करेंगे। और कुमाऊं वाला कह रहा है कि अगर इसको यहाँ से शिफ्ट किया गया तो हम ये करेंगे। वही चेहरे और उनकी राय को मतलब एक ढंग से गढ़वाल और कुमाऊं के माहौल को क्रिएट किया जा रहा है और सरकार चुप है। जो मजे हुए राजनेता हैं वो भी इस पर राय साइलेंट स्थिति में है। जो बात बात पर अपनी राय व्यक्त करते आते हैं फेसबुक में, जरा सोशल मीडिया में जो राय होता है वो इस पर बड़े साइलेंट हैं। क्योंकि अगर वो यहाँ पर है इसको शिफ्ट गढ़वाल में शिफ्ट किए जाने की बात करते हैं तो वहाँ पर गढ़वाल कुमाऊं की नाराज़गी झेलनी पड़ती है, और अगर कुमाऊं में इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं तो वहाँ पर गढ़वाल की नाराज़गी झेलनी पड़ती है। इसलिए वो लोग कई राजनेता जो ऐसे हैं जो बात बात पर अपनी टिप्पणियाँ जाहिर करते हैं इन सब बातों में, उनके द्वारा इस पर अपनी चुप्पी छान दी गई है। और आम आदमी, उद्योगपति, व्यापारी, कर्मचारी के प्रतिनिधियों से ये अखबारों में उनके फोटो और राय आ रही हैं। जब एक और सरकार कोर्ट द्वारा इसमें जनमत संग्रह करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट का लिंक दिया गया है तो फिर इस ढंग से ये भड़काऊ माहौल क्रिएट करने से बचा जाना चाहिए संवेदनशील माहौल पर। और इसको लेकर कई अखबारों में मैंने देखी, जैसे दैनिक जागरण की जो रिपोर्टिंग को देख रहा हूँ, इसमें काफ़ी विधिक पहलुओं को, तथ्यात्मक पहलुओं को उजागर किया गया है, जिससे कुछ वस्तु स्थिति का सही आकलन हो रहा है। और इस पूरे मामले में फिलहाल मेरा तो अपना यही कहना है कि इस पूरे मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए। चाहे राजधानी का मामला ले लीजिए, गैरसैंण में राजधानी के मामला है, उसमें अभी हाल ही में जो बजट सत्र आयोजित करने की बात हुई उसमें तमाम विभागों ने संयुक्त हस्ताक्षर या उपयुक्त ज्ञापन विधानसभा अध्यक्ष को दिया और उसमें कहा गया कि ये मौसम को देखते हुए वहाँ सत्र आहूत किया जाना ठीक नहीं है, लिहाजा इसको देहरादून में ही आहूत किया जाए। तो यहाँ के जो पर्वतीय क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, इस पर्वतीय राज्य में के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता कैसी है, वो कितने समर्पित हैं, ये गैरसैंण में बजट सत्र के आयोजन को लेकर जो उनके द्वारा जो ये संगे मौसम को देखते हुए जो मौसम का गैरसैंण फोबिया कहेंगे, गैरसैंण फोबिया से ग्रस्त जनप्रतिनिधियों के रहते ये स्पष्ट अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस पर्वतीय राज्य के विकास के प्रति ऐसे जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति क्या है। कुल मिला के इस पूरे मामले में बहुत संवेदनशील विषय पर संयम बरतने की ज़रूरत है। और मामला चूँकि सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और वहाँ से जो भी इस पर निर्णय आएगा वो मानना चाहिए। और इस भी कोर्ट के इस निर्णय के अनुरूप उत्तराखंड सरकार को निश्चित रूप से उत्तराखंड हाई कोर्ट के शिफ्टिंग के मामले में एक सभी के सुविधायुक्त और सर्वसम्मत हर एंगल से जो उपयुक्त हो वहाँ पर ज़मीन उपलब्ध कराए जाने की कवायद शुरू करनी चाहिए, जैसा कि कोर्ट द्वारा भी 7 जून तक इसमें रिपोर्ट मांगी गई है। उस दिशा में गंभीरता और ईमानदारी से इसकी पैरवी होनी चाहिए। और
इस पूरे मामले में हर स्तर पर कोई भी उत्तराखंड राज्य में जो किसी भी विभाग का स्ट्रक्चर हो या राजधानी का मामला हो या हाई कोर्ट का मामला हो, उसके इस्टेब्लिश करने से पूर्व उसके हर पहलुओं पर विचार करने की ज़रूरत है आगे के लिए, ताकि ऐसा ना हो कि आज हम एक प्रयोग जैसे करें कि आज हमने यहाँ पर ये बना दिया और कल को कुछ साल बाद देखें नहीं यहाँ पर ये ठीक नहीं है, इसको हटा के दूसरी जगह रखो। ये कतई उचित नहीं है। राज्य के धन की बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं है और अस्थिरता पैदा करने वाली स्थितियाँ हैं। इस पूरे मामले में आगे जो भी डेवलपमेंट होगा उसे आप सबके साथ साझा करूँगा। तब तक के लिए आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चेंज जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।